गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रे ऑप्टिक्स इसके पहले पूरी यूनिट कंप्लीट किए हैं और रे ऑप्टिक्स का आप एक एक न्यूमेरिकल लगा जाइएगा। खासकर लेंस थियरी जो चैप्टर है, लेंस थियरी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लगा लेना। उसमें जहाँ डाउट्स है आप पूछ लीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके वीडियो भेज देंगे। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स के बाद अगली यूनिट वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 लिख लो। यूनिट नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इस यूनिट जो वेव ऑप्टिक्स है, इस यूनिट में हम लोग किस चीज की पढ़ाई करते हैं, किससे रिलेटेड पढ़ाई होती है। यदि आपको वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन पूछा जाए या आप खुद जानना चाहें कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो सीधा सा इसका डेफिनेशन दे सकते हो कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ वेव नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। इसमें लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल। दूसरा पोलराइजेशन, थर्ड इंटरफेरेंस और फोर्थ डिफ्रैक्शन। ये आपका वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस है। 4 चैप्टर आपके वेव ऑप्टिक्स में है। तो एक बार फिर समझ लो, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई भी हम लोग पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले पोलराइजेशन चैप्टर स्टार्ट करें, उसके बाद तब हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा। तो आप एक पेज पर वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन और सिलेबस लिख लेना और दूसरे पेज से पहला चैप्टर लिखिए पोलराइजेशन। तो चैप्टर नंबर 1 पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, इसको समझने के पहले आपको पहले 2 चीज समझनी पड़ेगी। एक अनपोलराइज्ड लाइट और दूसरी पोलराइज्ड लाइट। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ोगे भी कि जितनी भी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इवन गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जो बल्ब से या सन से हमको मिल रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हैं तो इनके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होते हैं। ऐसा हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाया गया है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि लेंगे आप, तो वो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी उसके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होंगे, जिनको हम एरो से दिखाए हैं। या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा होता है। चूंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए जब किसी डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करती है तो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, तो सीधा डेफिनेशन दे दीजिए कि वह लाइट जिसके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होते हों, उनको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी ए लाइट in which the vibrations of electric vectors takes place in all the direction and perpendicular to the direction of propagation of light is called unpolarized light। तो आपको ये जो लाइट दिखाई दे रही है, इसमें साफ दिख रहा है कि इसके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए ये लाइट अनपोलराइज्ड लाइट कही जाती है। ठीक, यदि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को आप कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल्स होकर पास कराइए। जैसे मान लीजिए हमने एक कैल्साइट का क्रिस्टल लिया और कैल्साइट क्रिस्टल से हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को पास करा रहे हैं, तो कैल्साइट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है या टूरमेलिन क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें नेचुरली स्लिट्स बने होते हैं। तो मान लीजिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको हम कैल्साइट क्रिस्टल से पास करा रहे हैं। तो जब कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराएंगे तो ये कैल्साइट क्रिस्टल करता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं, उनमें से केवल उन वाइब्रेशंस को ये अपने से होकर पास होने देगा जो स्लिट के पैरेलल है। तो मान लीजिए कैल्साइट का स्लिट ऐसे हम बनाए हैं। अब ये कैल्साइट क्या करेगा, जब इसे अनपोलराइज्ड लाइट होकर पास करेगी तो यह कैल्साइट क्रिस्टल ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो रहे हैं, उनमें केवल वो वाइब्रेशन जो स्लिट के पैरेलल है, जैसे ये वाला वाइब्रेशन देखिए, ये वाला ये स्लिट के पैरेलल है, इन्हीं वाइब्रेशंस को ये अपने से होकर पास होने देगा, बाकी सारे वाइब्रेशन को ये रोक देगा। ये कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल ऐसा करता है। यानी जब भी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को आप किसी कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल से होकर पास कराओगे तो कैल्साइट या टूरमेलिन का क्रिस्टल इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो रहे हैं, उन सभी वाइब्रेशन को ये रोक देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी कह सकते हैं, और केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को अपने से पास होने देगा जो स्लिट के पैरेलल है। तो इसका मतलब कैल्साइट से निकलने वाली जो लाइट है वो ये है। तो कैल्साइट पर जो लाइट हमने इंसिडेंट की थी, उस लाइट में प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन हो रहे थे, और कैल्साइट से पास हुआ जब लाइट, तो कैल्साइट से बाहर जो लाइट निकली उसमें प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर केवल एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो रहा है। तो वह लाइट जिसमें प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो, उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। याद रखिएगा, वह लाइट जिसमें प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन हो रहे हो, उन्हें अनपोलराइज्ड लाइट, और वह लाइट जिसमें प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो रहा हो, उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दिया इस क्रिस्टल ने। तो जो भी क्रिस्टल, जो भी डिवाइस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है, उसे हम पोलराइजर कहते हैं। जो भी डिवाइस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है, उसे हम पोलराइजर कहते हैं। ठीक, और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने की घटना को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन क्या है, तो आप बता दीजिए कि द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल देना, कन्वर्ट कर देना ही पोलराइजेशन कहलाता है। और यह काम जो भी डिवाइस, जो भी क्रिस्टल करता है, उसे हम पोलराइजर कहते हैं। इसका मतलब
कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से जब होकर पास कराएंगे तो वो लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी। अब वास्तव में पोलराइजर से पास होने के बाद ये लाइट पोलराइज्ड हुई कि नहीं, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इसे एक और कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराइए, और जिस कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराइए उसे रोटेट कराइए। ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को जब कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल से पास कराते हैं तो कैल्साइट या टूरमेलिन का क्रिस्टल इस लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो रहे थे अब वो केवल एक डायरेक्शन में होंगे, और एक डायरेक्शन में जब वाइब्रेशन होगा तो उसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब जब कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल जिसने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में चेंज किया उसी को हम पोलराइजर कहते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से पास हुई तो ये वास्तव में पोलराइज्ड हुई कि नहीं, यदि आपको चेक करना हो तो उसका तरीका ये है कि इसी लाइट को जिसे आप चेक करना चाहते हो कि पोलराइज्ड है कि नहीं, उसे एक और कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराइए। यदि इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, इसको जिस लाइट को चेक करना है उसको इससे क्रिस्टल से पास कराइए, कैल्साइट क्रिस्टल से या टूरमेलिन क्रिस्टल से, और जितने देर तक ये लाइट पास हो रही है इसको घुमाते जाइए। यदि इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि ये लाइट अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड ही नहीं हुई। और यदि इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो समझ लीजिए लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है। और यदि इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम और एक बार जीरो हो रही है तो समझिए इससे निकलने वाली लाइट फुल्ली पोलराइज्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। वह डिवाइस जिसके हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि कोई लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं उसे एनालाइजर कहते हैं। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दे वो पोलराइजर, और जिसके हेल्प से हम चेक करते हैं कि कोई लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं उसे एनालाइजर, और पोलराइज्ड लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट में चेंज करने की घटना को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। और कैसे चेक करते हैं कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं आपको बता दिया गया कि जिस लाइट को चेक करना है उसे एक और कैल्साइट या टूरमेलिन क्रिस्टल्स होकर पास कराइए, और जितने देर तक ये लाइट पास हो रही है उतने देर तक क्रिस्टल को घुमाते रहिए। अब इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी यदि कांस्टेंट है तो समझिए आपकी लाइट अनपोलराइज्ड है। इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी यदि वेरी कर रही है तो समझिए लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है। और इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम और एक बार यदि जीरो हो रही है तो समझिए आपकी लाइट फुल्ली पोलराइज्ड है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि पोलराइजेशन क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है, और पोलराइजर क्या है, एनालाइजर क्या है, एनालाइजर का कैसे हम यूज करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिए मेथड्स टू फाइंडिंग पोलराइज्ड लाइट, मेथड्स टू फाइंडिंग पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। यानी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को, जिनसे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में पढ़ा जाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि अनपोलराइज्ड लाइट को यदि पोलराइज्ड लाइट में बदलना चाहते हैं तो उसके बहुत तरीके हैं।
लेकिन उनमें से कुछ तरीके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पहला, बाई स्कैटरिंग। बाई स्कैटरिंग, यदि कोई अनपोलराइज्ड लाइट हो जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन चारों तरफ हो रहे हैं, उनको किसी ऐसे पार्टिकल से गुजार दीजिए, डस्ट से, गैस से, जिन पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो। यदि कोई अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको हम ऐसे पार्टिकल से पास करा रहे हैं जिन पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर है, जैसे डस्ट पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, तो ज्यों ही लाइट इन पार्टिकल पे पड़ेगी स्कैटर्ड होगी। आप पढ़े हो स्कैटरिंग क्या, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। तो ज्यों ही ये लाइट इन पार्टिकल पे पड़ेगी चारों तरफ स्कैटर्ड होगी, और ऐसा पाया गया है कि ये स्कैटर्ड लाइट भी पोलराइज्ड होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ये स्कैटर्ड लाइट है, ठीक। तो जब भी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ऐसे डस्ट पार्टिकल से होकर पास कराइए या किसी ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स होकर पास कराइए जिनकी साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो, तो ज्यों ही लाइट उन पार्टिकल पे पड़ेगी स्कैटर्ड होगी, और सारी स्कैटर्ड लाइट पोलराइज्ड होती है। तो इस तरह बाई स्कैटरिंग भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझ लो, बाई डबल रिफ्रैक्शन। ये भी एक तरीका है जिनसे हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बाई डबल रिफ्रैक्शन क्या है पहले वो समझिए। हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जैसे कैल्साइट या टूरमेलिन, जिनमें कुछ स्पेशल घटना होती है, विशेष घटना होती है। वो विशेष घटना क्या है देखिए। अच्छा, ये सारे क्रिस्टल में नहीं होती है, केवल कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे कैल्साइट, टूरमेलिन, क्वार्ट्ज, उन्हीं में एक घटना होती है जो बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने कैल्साइट का एक क्रिस्टल ले लिया और इस पे हम अनपोलराइज्ड लाइट भेज रहे हैं। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट ज्यों ही क्रिस्टल के भीतर इंटर करेगी, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी। एक पार्ट जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसे हम ऑर्डिनरी रे, दूसरा पार्ट जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। इसी घटना को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कुछ क्रिस्टल हमारे डेली लाइफ में ऐसे हैं जिनमें यदि लाइट होकर पास कराई जाए तो ज्यों ही क्रिस्टल में लाइट इंटर करेगी, लाइट दो पार्ट में बढ़ जाएगी। एक पार्ट ऐसा होगा जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट ऐसा होगा जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे ऑर्डिनरी रे, जो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। और प्रैक्टिकली देखा गया है कि चाहे ऑर्डिनरी रे हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो, ये दोनों ही पोलराइज्ड होते हैं। अब यदि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि क्रिस्टल किसी एक रे को एब्जॉर्ब कर ले और एक ही बाहर निकले, तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। दिया हमने अनपोलराइज्ड, मिल जाएगी पोलराइज्ड। या कोई ऐसा उपाय किया जाए कि दोनों रे का पाथ अलग अलग डाइवर्ट हो जाए, तो कोई दूसरे रास्ते निकल जाए, कोई दूसरे रास्ते निकल जाए, तब भी हमको अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। क्योंकि ये दोनों जब एक साथ निकलेंगे फिर अनपोलराइज्ड हो जाएंगे। इसलिए ये डबल रिफ्रैक्शन की घटना में लाइट तो पोलराइज्ड हो गई, लेकिन कोई उपाय किया जाए कि क्रिस्टल एक को एब्जॉर्ब कर ले, एक ही को बाहर निकलने दे, या दोनों का रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, तो भी हमें आराम से पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। तो इस तरह अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने का ये दूसरा तरीका है। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने का तीसरा मेथड,
तीसरा तरीका है बाई रिफ्लेक्शन। बाई रिफ्लेक्शन यानी इस मेथड से भी हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके नीचे कोई डेंसर मीडियम है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ऐसा देखा गया है कि यदि कोई अनपोलराइज लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट की जाती है तो ज्यों ही ये लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट की जाएगी, लाइट का कुछ पार्ट सरफेस द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट सरफेस द्वारा रिफ्रैक्ट कर दिया जाता है। और पाया गया है कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड रे भी पोलराइज्ड होती है। तो इस तरह आपने देखा कि बाय रिफ्लेक्शन भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हमने अनपोलराइज्ड लाइट भेजा, लाइट का कुछ पार्ट सरफेस द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पोलराइज्ड है। और इस तरह बाय रिफ्लेक्शन भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने भी इस घटना को देखा और ब्रूस्टर ने इस घटना से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया उन्होंने। तो ब्रूस्टर ने ये अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि यदि अनपोलराइज्ड लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस हम चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे में पोलराइजेशन का परसेंटेज चेंज होता है और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलता है जिससे रिफ्लेक्टेड रे में पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। तो यानी यदि कहीं आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है तो बता दीजिए कि अनपोलराइज्ड लाइट का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट को इंसिडेंट करने पर रिफ्लेक्टेड रे में पोलराइजेशन मैक्सिमम हो उसी को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं और इसे आईपी से डिनोट करते हैं। एक और बात, यदि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर आप इंसिडेंट करते हो तो दो घटना होती है। पहला कि यदि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें पोलराइजेशन तो मैक्सिमम होगा, पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा इन रिफ्लेक्टेड रे। साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो ये बात विशेष तौर पर याद रखना कि यदि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होंगे और रिफ्लेक्टेड रे में पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है लेकिन किसी दिए गए मीडियम के लिए फिक्स होता है। किसी भी मीडियम के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना है ये जानने के लिए ब्रूस्टर ने एक रिलेशन दिया, म्यू इज इक्वल टू tan IP। यानी किसी मीडियम का यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम उस मीडियम के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं कि कितना है, या कहीं यदि एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हो तो हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इसी को ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। ठीक है ना। तो इस तरह बाय रिफ्लेक्शन भी हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका देख लें, बाइपोलराइड। ये भी एक तरीका है जिनसे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा देखिए पोलराइड क्या होता है। आपको यदि पोलराइड बनाना है तो क्या कीजिए कि नाइट्रोसेल्यूलोज एक केमिकल है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज का थिन लेयर ले लो और उस थिन लेयर पर हर्पैथाइट क्रिस्टल को ऐसा फैलाइए कि सभी क्रिस्टल की एक्सिसेज एक दूसरे के पैरेलल हो और फिर उस अरेंजमेंट को दो ग्लास शीट के बीच दबा दीजिए, सैंडविच्ड कर दीजिए।
तो जो सिस्टम बनता है उसको पोलराइड कहते हैं। और पोलराइड एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज वर्तमान समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, एनालाइजर के रूप में भी और पोलराइजर के भी रूप में। यानी यदि आप पोलराइड, ये पोलराइड का फिगर है, ये पोलराइड है, इसको पोलराइजर के भी रूप में यूज कर सकते हो और एनालाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हो। यानी आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप पोलराइड का यूज कर सकते हो, और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं तो भी आप पोलराइड का यूज एज एनालाइजर कर सकते हैं। वर्तमान समय में पोलराइड का यूजेज ऑफ पोलराइड का बहुत सारा यूज है इस समय साइंस में। पहला, डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में, साउंड के रिप्रोडक्शन में, सीडी प्लेयर में, बड़ी महंगी कंपनी की जो कार है उनके फ्रंटेज शीशे में यूज करते हैं, जितने महंगे कैमरे हैं उनके लेंस में पोलराइड यूज करते हैं, एरोप्लेन की जो खिड़की के ग्लास होते हैं उनमें भी हम पोलराइड का यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा यूज पोलराइड का है। तो आपको हमने 4 तरीके बताए जिनसे हम किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज कर सकते हैं। और भी तरीके हमने कहा कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास तरीके आपको 4 हमने बता दिया। ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनसे किसी भी अनपोलराइज लाइट को आप पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगली हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ मैलस। तो लॉ ऑफ मैलस का स्टेटमेंट क्या है, ये पढ़ने के पहले जरा लॉ ऑफ मैलस को प्रूफ किया जाए, तब आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यह एक एनालाइजर है या पोलराइड है। सपोज कर लीजिए कि यह एक एनालाइजर है या पोलराइड है। इसकी ट्रांसमिशन एक्सिसेस ऐसे हैं और एक पोलराइज्ड लाइट आप इस पोलराइड से पास करा रहे हो। ये पोलराइज्ड लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक वेक्टर की ये जो वाइब्रेशन हो रहा है तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस लाइट का एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइजर से होकर पास कराते हो या किसी पोलराइड से होकर पास कराते हो तो अब ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन पोलराइड में इंटर किए। देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री पर हो रहा है। तो ये जो ही लाइट पोलराइड के अंदर इंटर करेगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन भी इंटर करेगा थीटा डिग्री पर, और ये एम्पलीट्यूड है। अब इस एम्पलीट्यूड को यदि 2 कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। अब जब लाइट इस पोलराइड से होकर बाहर निकलेगी तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट पोलराइड से होकर पास कराई जाती है तो जो लाइट पोलराइड से बाहर निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा होगा। यानी ये पोलराइड अपने से होकर उसी एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट को पास होने देगा जो इसके एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये कॉस थीटा, ए साइन थीटा को पास नहीं होने देगा। यानी जो लाइट इससे बाहर निकल रही है तो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा। मतलब ये पोलराइड एम्पलीट्यूड के केवल उस कंपोनेंट को अपने से होकर बाहर निकलने देगी जो इसके एक्सिस के पैरेलल है, यानी ए कॉस थीटा। तो इस लाइट का एम्पलीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा। इस लाइट की इंटेंसिटी मान लीजिए है आई, और जो लाइट आपने पोलराइड पर भेजी थी उसका एम्पलीट्यूड है ए और इंटेंसिटी मान लीजिए आई नॉट। अब हम जानते हैं
किसी भी लाइट की या वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यदि यही रिलेशन हम इंसिडेंट रे के लिए यूज करें, फॉर इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी है आई नॉट और एम्पलीट्यूड है ए, ये हो गया। या प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यदि यही रिलेशन हम इमर्जेंट रे के लिए लगाएं, फॉर इमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे की इंटेंसिटी है आई और एम्पलीट्यूड ए कास थीटा, ए कास थीटा का स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल जगह इज इक्वल टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब जहां के स्क्वायर है आई नॉट लिख दीजिए, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कास स्क्वायर थीटा, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास स्क्वायर थीटा, विच इज लॉ ऑफ मैलस। अब लॉ ऑफ मैलस क्या करता है, यदि कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड से होकर पास हो रही है, तो पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही स्टेटमेंट बुक से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, और ये लॉ ऑफ मैलस है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें जान लें जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होती हैं। सबसे पहली चीज कि यदि दो पोलराइड ऐसे हों जिनकी ट्रांसमिशन एक्सिसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यदि दो पोलराइड ऐसी हों जिनकी ट्रांसमिशन एक्सिसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उन्हें क्रॉस्ड पोलराइड कहते हैं, क्रॉस्ड पोलराइड। तो यदि कहीं किसी न्यूमेरिकल में कह रहा है कि दो पोलराइड क्रॉस्ड हैं, इसका मतलब दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिसेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दूसरी बात, पोलराइजेशन का मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से होता है जिसे हम पोलरीमीटर कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोलराइजेशन इज मेजर्ड बाय, तो पोलराइजेशन मेजर किया जाता है एक मशीन से जिसे हम पोलरीमीटर कहते हैं। तो एक बात यहां और याद रखिएगा कि पोलराइजेशन इज मेजर्ड बाय पोलरीमीटर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, यानी पोलरीमीटर पोलराइजेशन को मेजर करता है स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म में। तीसरी चीज, ये जो पोलराइजेशन की घटना है ये लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी पोलराइजेशन की घटना लाइट के किस नेचर को प्रूफ करती है पूछा जाए तो बता दीजिए कि पोलराइजेशन की घटना लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करती है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसका यदि कोई साबूत मांगे कि कोई घटना बताइए जो ये प्रूफ करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो वो घटना बता दीजिए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से ही प्रूफ हुआ है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। चौथी चीज, मान लीजिए एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो कई पोलराइड से होकर पास कर रही है। मान लीजिए पोलराइड 1 है, ये पोलराइड 2 है, ये पोलराइड 3 है, ये पोलराइड 4 है। ठीक, इनके बीच का एंगल है θ1
इन दोनों के बीच का एक्सिस के बीच का एंगल θ2, इनके एक्सिस के बीच का एंगल θ3 है। जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हम मान ले रहे हैं I0, इससे निकलने के बाद इंटेंसिटी I, इससे निकलने के बाद इंटेंसिटी I1, इससे निकलने के बाद इंटेंसिटी I2, इससे निकलने के बाद इंटेंसिटी I4, I3। तो पहली बात याद रखना कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी अपने आप आधी हो जाएगी। पोलराइड P1 जैसे अनपोलराइज्ड लाइट है, ज्यों ही इस पोलराइड से होकर पास होगी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, यानी इससे जो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी है वह इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी। पहली बात हमेशा ये अनपोलराइज्ड लाइट के लिए याद रखिएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब फार पोलराइड P2 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी यदि आपसे पूछी जाए यानी I1 पूछा जाए तो तरीका समझ लीजिए। किसी भी पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी पूछा जाए तो उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी इनटू कास यह पोलराइड और इसके एक पहले पोलराइड के बीच के एंगल का स्क्वायर। अब ऐसे ही यदि पोलराइड P3 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी निकालना हो, P3 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी यानी I2 निकालना हो तो I2 इज इक्वल टू इस पर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी यानी I1 इंटू कास स्क्वायर, इसके और एक पहले वाले पोलराइड के बीच का एंगल यानी θ2। ठीक, ऐसे ही यदि फार पोलराइड P4 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी पूछी जाए यानी I3 पूछी जाए तो इस पर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी इनटू कास स्क्वायर, इस पोलराइड और एक पहले के बीच का एंगल। तो इस तरह से यदि कोई लाइट कई पोलराइड से होकर पास हो रही है तो कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो सब इक्वेशंस बना लीजिए, जो जो वैल्यूज दिए हैं सब इनमें पुट कर दीजिएगा और जो पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक चैप्टर पोलराइजेशन कंप्लीट हुआ। कल हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ाएंगे और आप इसका नोट जरूर बना लेना और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।